Hello learners, welcome to this session. I hope you all are doing well. आज के वीडियो में भी कुछ MCQ होगा माइक्रोबायोलॉजी के, जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट बन जाएगा. ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फिर पहला क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ लाइट इन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज़ फ्रॉम. ऑप्शन ए मर्करी लैम्प, बी सनलाइट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दस. तो क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी जो है, तो ये एक टाइप का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा, एक टाइप का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और इसके हेल्प से हम माइक्रोब के फीचर्स को स्टडी कर सकते हैं. तो फ्लोरेसेंस का मतलब हो जाएगा लाइट एमिटिंग. ठीक है, इस माइक्रोस्कोप में कुछ लाइट की एमिशन होती है, और इसके लिए सोर्स कौन बन जाएगा. ठीक है, तो इसका सोर्स बन जाएगा मर्करी लैम्प. ऑप्शन ए हमारे लिए करेक्ट बन जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु परफेक्टेड ए मैग्नेटिक लेंस इन 1927. तो मैग्नेटिक लेंस जो है, तो इसका किसने इन्वेंट किया था. तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा गैबोर. ऑप्शन ए गैबोर हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप बाय नल एंड रुस्का इज. ऑप्शन ए 10,000x, बी 12,000x, सी 15,000x, डी 20,000x. तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 12,000x. जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, और इसका डिस्कवरी किसने किया था, कार्ल रुस्का. ठीक है, और इसके लिए मैग्नीफिकेशन पावर क्या हो जाएगा 1200x. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप source of electrons is from. option A mercury lamp, B tungsten metal, C both A and B, D none of this. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टंगस्टन मेटल. ठीक है, टंगस्टन मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रॉन पास्ड आउट फ्रॉम द स्पेसिमेन आर कॉल्ड. ऑप्शन ए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, बी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, सी टर्शियरी इलेक्ट्रॉन्स, डी नन ऑफ दिस. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है. ठीक है, तो इसमें हम जब स्पेसिमेन को देखते हैं, तो उस स्पेसिमेन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना स्टार्ट होते हैं, और इस ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, जो स्पेसिमेन से निकलते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एमिशन होता है वो सिर्फ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यूज से ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोहाइजा वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय. ए फ्रैंक होगा ये, बी ऑप्शन बी फ्रैंक, सी फिशर, डी क्रिक. जो माइक्रोहाइजा होते हैं, तो पहले जान लेते हैं माइक्रोहाइजा क्या होता है. ठीक है, माइक्रोहाइजा होता है एसोसिएशन. कैसे एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें दोनों का बेनिफिट होता है. तो ऐसे जो एसोसिएशन होता है इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं. और माइक्रोहाइजा क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं. ठीक है, हायर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, और उसके साथ किसका एसोसिएशन बन जाएगा, फंजाई का. तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है माइक्रोहाइजा. तो माइक्रोहाइजा ये जो है किसने ऑब्जर्व किया था पहले, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी फ्रैंक. ठीक है, और अगर हम लोग टाइप्स ऑफ माइक्रोहाइजा के बारे में बात करें, तो ये दो टाइप का हो जाएगा. एक हो जाएगा एक्टोमाइक्रोहाइजा, और एक हो जाएगा एंडोमाइक्रोहाइजा. जो बस वेसिकुलर और वस्कुलर माइक्रोहाइजा है, कॉमनली जो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलते हैं. वेसिकुलर और वस्कुलर माइक्रोहाइजा, ये कौन से टाइप का माइक्रोहाइजा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एंडोमाइक्रोहाइजा. ठीक है, ये जो वैम होते हैं, ये जो प्लांट के जो रूट होते हैं, उनके प्लांट के रूट्स के अंदर जाके तो ये एक नेट का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हार्टिंग नेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक material during transformation is proved.
बेसिंग ऑन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट बाय ऑप्शन ए एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, बी लेडरबर्ग एंड टॉटम, सी जिंडर एंड लेडरबर्ग, डी वाटसन एंड क्रिक। इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ऑप्शन बी ये वाला है जो है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। तो जैसे कि हम लोग को पता है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ग्रिफिथ का वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो दिया था किसने, ग्रिफिथ ने। तो इस एक्सपेरिमेंट को किसने मॉडिफाई करके ये बोला था कि जो मटेरियल ट्रांसफॉर्म होते हैं वो डीएनए होता है, ठीक है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल बोला गया है, मतलब डीएनए के बारे में बोला गया है कि जो मटेरियल ट्रांसफॉर्म होता है वो डीएनए होता है। ये किसने बोला था, ये बोला था एवरी, मैकलियोड, मैककार्टी। 3 साइंटिस्ट ने मिलके बोला था कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे लिए करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेगोसाइटिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय लुइस पेश्योर, बी एल.ए. मैकनिकॉफ, सी बेरिंग, डी वाइडल। जो फेगोसाइटोसिस का थ्योरी है वो किसने दिया था, ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बन जाएगा एल.ए. मैकनिकॉफ, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है जो बॉडी में, हमारी बॉडी में कौन से सेल्स में देखा जाता है। तो कुछ WBC है, जैसे हो गया मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेज हो गया, फिर न्यूट्रोफिल मोनोसाइट हो गया। तो ऐसे कुछ सेल्स है बॉडी में जिसमें फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफाइलेक्सिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ऑप्शन ए पार्टर एंड रिचर्ड, बी कोम्स, सी जेल एंड डी नन ऑफ दिस। तो पहले समझ लेते हैं एनाफाइलेक्सिस का मीनिंग क्या होता है। तो ये हो जाएगा सीवियर एलर्जिक कंडीशन, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा सीवियर एलर्जिक कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है पहले किसने दिखाया था, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा पार्टर एंड रिचर्ड। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया था, एनाफाइलेक्सिस जो सीवियर कंडीशन होता है एलर्जी का वो पहले ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेडिएटर्स इन एनाफाइलेक्सिस, ऑप्शन ए हिस्टामिन, बी सेरोटोनिन, सी हेपेरिन एंड डी ऑल ऑफ दिस। जो एनाफाइलेक्सिस के लिए प्राइमरी मेडिएटर्स कौन से बन जाएगा, तो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट बन जाएंगे, जो है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस हमारा करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थोस रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए मैरिस आर्थोस, बी वॉन परक्विट, सी रिचर्ड एंड डी पोर्टर। तो नाम से ही पता चल गया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मैरिस आर्थोस। तो पहले जान लेते हैं आर्थोस रिएक्शन क्या होता है। तो ये होता है इन्फ्लेमेशन, ये एक टाइप का इन्फ्लेमेशन होता है हमारे, अगर स्किन के कोई भी साइड पर अगर कोई भी इंसेक्ट, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट का अगर बाइट होता है, कोई भी साइड पर बॉडी के अगर इंसेक्ट का बाइट होता है या फिर एक जगह पर इंजेक्ट किया जाता है कुछ भी, इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन के द्वारा जो वैक्सीन लेते हैं या फिर ड्रग्स लेने के लिए इंजेक्शन किया जाता है, ठीक है। ऐसे टाइप की सिचुएशन में क्या होता है, कभी उस साइड, जो साइड पर आपका इंजेक्शन लगाया गया है या फिर जिस साइड पर इंसेक्ट का बाइट हुआ है वो साइड स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, या फिर स्वेल होकर रेड हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं आर्थोस रिएक्शन। और ये क्या होता है, लोकेलाइज होता है, मतलब लोकेलाइज मतलब एक ही जगह पर स्प्रेड नहीं होता है, जिस साइड पर बाइट हुआ है इंसेक्ट का या फिर इंजेक्शन हुआ है उसी साइड पर रहता है, वो स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 12, सीरम सिकनेस रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए मैरिस आर्थोस, बी वॉन परक्विट, सी रिचर्ड एंड डी पोर्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी वॉन परक्विट, ठीक है। तो सीरम सिकनेस है, सीरम सिकनेस एक टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। और ये कैसे होते हैं, रैश या फिर फीवर, इस टाइप की कम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। और अगर हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी में अगर कोई भी एलर्जिक कंडीशन हो गया तो इस टाइप का सिचुएशन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वॉन परक्विट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडोमा टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय ऑप्शन ए कोहलर एंड मिल्स्टीन, बी निल्स
जर्नी, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। जो हाइब्रिडोमा टेक्निक है वो पहले किसने डेवलप किया था, तो ये पहले क्वेश्चन मैंने दे के रखा था, इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा कोहलर एंड मेल्स्टेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज दैट अफेक्ट्स मेनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज इज टर्म्ड एज, आई थिंक ये भी क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक ऐसे कंडीशन होते हैं अगर बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे लोग एक डिजीज़ से अफेक्ट होते हैं तो उस डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। जैसे एग्जांपल अगर बोले तो क्या कोविड-19 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द वेक्टर ट्रांसमिट द इन्फेक्शन मैकेनिकली दे आर कॉल्ड, ऑप्शन ए बायोलॉजिकल वेक्टर्स, बी मैकेनिकल वेक्टर्स, सी बायोलॉजिकल रिजर्वर्स, डी ऑप्शन ए बोथ ए एंड सी। तो इन्फेक्शन मैकेनिकली कैरिड, जो वेक्टर होते हैं अगर इन्फेक्शन को मैकेनिकली कैरी करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी मैकेनिकल वेक्टर्स। अगर हम लोग मैकेनिकल वेक्टर्स के बारे में बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे स्नेल, ठीक है, और हाउस फ्लाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैकेनिकल जो वेक्टर है वो डिजीज़ तो कॉज करते हैं, डिजीज़ को तो स्प्रेड करते हैं, लेकिन खुद के अंदर वो डिजीज़ का कोई इफेक्ट नहीं रहता। ठीक है, अगर कोई हाउस फ्लाई की बात करें, हाउस फ्लाई कैसा डिजीज़ कैरी करते हैं, जैसे हो गया कॉलेरा, फिर डिसेंट्री, फिर टाइफाइड फीवर, जो ऐसे डिजीज़ है वो हाउस फ्लाई तो कैरी करते हैं, लेकिन हाउस फ्लाई के अंदर वो डिजीज़ देखा नहीं जाता। तो ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेक्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड टिश्यू ऑफ another person, it is termed as option A indirect contact transmission, B attachment, C direct contact transmission, D none of this। तो क्वेश्चन में बोला गया है ऐसे कोई इन्फेक्शन जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है, तो ऐसे टाइप के जो ट्रांसमिशन है उसको क्या बोला जाता है, तो ये हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ विरुलेंस इज नोन एज, ऑप्शन ए एक्सेल्टेशन, बी एटेन्यूएशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो पहले तो समझ लेते हैं विरुलेंस का मतलब क्या होता है। विरुलेंस मतलब होता है एक कैपेसिटी, जो डिजीज़ एक माइक्रोबियल स्ट्रेन की जो डिजीज़ कॉज करने की कैपेसिटी है वो उसको बोलते हैं विरुलेंस। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, जो निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसके दो स्ट्रेन होते हैं, एक होते हैं आर स्ट्रेन, एक होते हैं एस स्ट्रेन। जो आर स्ट्रेन होता है वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता, तो इसलिए हम लोग उसको ए विरुलेंस भी बोलते हैं, और जो एस स्ट्रेन होता है जो डिजीज़ कॉज कर सकता है, इसलिए हम उसको विरुलेंस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है रिडक्शन मीन्स कम हो जाना, अगर विरुलेंस कम हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, मतलब जो डिजीज़ कॉज करने की जो कैपेसिटी है वो अगर कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा एटेन्यूएशन। ठीक है, एटेन्यूएशन मतलब होता है जो उसकी जो एक्टिविटी है, मतलब उस एक बैक्टीरियल सेल को इनएक्टिवेट कर देने को क्या बोलते हैं, उसको किल नहीं किया जाता, बस उसके जो फंक्शन है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। और अगर एक सेल इनएक्टिवेट हो गया तो ऑब्वियसली वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एटेन्यूएशन। जो बहुत सारे वैक्सीन्स होते हैं, वैक्सीन्स को इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, लाइव जो वायरस है या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो तो लाइव रहता है, लेकिन उसके जो फंक्शन है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एटेन्यूएशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, एनहेंसमेंट ऑफ विरुलेंस इज नोन एज ए एक्सल्टेशन, बी एटेन्यूएशन, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ऊपर वाले क्वेश्चन का ही जस्ट ऑपोजिट है। ऊपर वाले में पूछा था कि रिडक्शन ऑफ विरुलेंस को क्या बोलते हैं, तो इसमें बोला गया है जो विरुलेंस के एनहेंसमेंट, अगर विरुलेंस प्रॉपर्टी का एनहेंस हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा एक्सल्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रियो कॉलेरी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, ऑप्शन ए कोच, बी मैक्निकॉफ, सी जॉन स्नो, डी विर्खो। तो वाइब्रियो कॉलेरी का डिस्कवरी किसने किया था, ये हो जाएगा रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको साइंटिस्ट का नाम ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, ई कोलाई वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाई, ऑप्शन ए लुइस पेस्चर, बी एसरिच, सी सीजा, एंड डी रॉबर्ट कोच। तो ई कोलाई इसका जो फुल फॉर्म है, ई का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा एसरिचिया कोलाई। तो नाम में ही है कि जो साइंटिस्ट है वो हो जाएगा एसरिच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच, जिसको हम लोग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत सारे रहा है माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में। जैसे कि हो गया, उन्होंने पोस्टुलेट दिया था, फिर जो एंथ्रैक्स डिजीज़ है उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बेसिलस एंथ्रासिस, उसको भी आइसोलेट किया था। और फिर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ये भी आ जाएगा हमारे जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करने वाला जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, तो इन्होंने ही इसका आइसोलेशन किया था और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोबैक्टीरियम लेप्टी वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, बी हैंसन, सी एडवर्ड जेनर और डी लुइस पैस्चर। तो ये हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्टी, ठीक है। तो इसको कन्फ्यूजन मत करना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के साथ, वो अलग डिजीज़ है और ये भी अलग डिजीज़ है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हैंसन, ठीक है। और इस डिजीज़ को, जो लेप्रोसिस डिजीज़ है, इसको हैंसन डिजीज़ भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाज आइसोलेटेड बाय, ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, बी एडवर्ड जेनर, सी एंटनी वॉन लीवेनहॉक, डी लुइस पैस्चर। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इसका आइसोलेशन पहले किया था लुइस पैस्चर ने, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा लुइस पैस्चर। क्वेश्चन नंबर 24, बेसिलस एंथ्रासिस वाज आइसोलेटेड बाय, तो इसका जो आंसर है मैंने पहले क्वेश्चन में बता ही दिया है, इसका आंसर बन जाएगा रॉबर्ट कोच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, ऑप्शन ए रोजनबेक, बी लुइस पैस्चर, सी पासेट, डी अलेक्जेंडर ऑंगस्टन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ऑंगस्टन। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इसका आइसोलेशन किसने किया था? अलेक्जेंडर ऑंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडोमोनास एरोजिनोसा वाज फर्स्ट नेम्ड बाय, ऑप्शन ए स्क्रॉटर एंड गेसर्ट, बी रॉबर्ट कोच, सी लुइस पैस्चर, डी एडवर्ड जेनर। तो सीडोमोनास एरोजिनोसा इसका नाम किसने दिया था पहले? ये हो जाएगा ऑप्शन ए स्क्रॉटर एंड गेसर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपेनोमा पैलिडम वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, बी स्केडिन एंड हॉफमैन, सी लुइस पैस्चर, डी एडवर्ड जेनर, ठीक है। ट्रिपेनोमा पैलिडम, तो इसके लिए कौन सा डिजीज़ हो जाएगा? सिफिलिस, ठीक है। और ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? सिफिलिस। तो ये जो बैक्टीरिया है उसका डिस्कवरी किसने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी स्केडिन एंड हॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसरिया गोनोरिया वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, तो ऑप्शन ए नेसर इन 1879, बी पैस्चर इन 1878, रॉबर्ट कोच एंड डी नन ऑफ दिस। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है नेसरिया गोनोरिया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा नेसर। तो ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया। तो ये जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट साइंटिस्ट के नाम हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चाहे आपका गेट हो गया, ASRB नेट हो गया, या फिर CSR नेट हो गया। इसमें क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलके जो मैच करने के लिए रहते हैं, एक तरफ साइंटिस्ट का नाम देगा, एक तरफ क्या देगा, जो बैक्टीरिया है उसका नाम देगा। तो आपको मैच करना होगा कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा डिजीज़ का आइसोलेशन किया था, ठीक है। डिजीज़ के कौन से डिजीज़ के बैक्टीरिया या फिर वायरस जो भी है उसका आइसोलेशन किया था, इसीलिए साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरिस फैक्टर ऑफ द ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, ऑप्शन ए लुइस पैस्चर, बी लेंसनेयर एंड वेनर, सी जेंस्की एंड डी मॉस, और ऑप्शन ई भी है नन ऑफ दिस। तो आरिस फैक्टर जो है ब्लड ग्रुप का, तो शायद एक पहले की वीडियो में शायद मैंने बोला था जो ब्लड ग्रुप है उसका डिस्कवरी किसने किया था, तो वो हो जाएगा कार्ल लेंसनेयर, ठीक है। अगर हम लोग ओनली AB, O एंड AB ये 4 ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो इसके लिए कौन हो जाएगा? कार्ल लेंसनेयर। लेकिन अगर आरिस फैक्टर क्या होता है? जो ब्लड में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होता है ना, A पॉजिटिव B पॉजिटिव ऐसे करके, अगर आरिस एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरिस पॉजिटिव। अगर आरिस एंटीजन एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं आरिस नेगेटिव। तो इसका पहले किसने कौन सा साइंटिस्ट ने दिखाया था? तो लेंसनेयर के साथ साथ वेनर भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ओनली ब्लड ग्रुप के बारे में बोले तो सिर्फ लेंसनेयर मार्क करके आइएगा, और अगर आरिस फैक्टर के बारे में भी बोले तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, लेंसनेयर एंड वेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और
आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। तो फ्लोरेसेंट सब्सटेंस यूज्ड इन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी आर, जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप होता है उसमें फ्लोरेसेंस सब्सटेंस, फ्लोरेसेंस मतलब जो लाइट एमिट करते हैं, ऐसे कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिससे लाइट एमिट होता है, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, फ्लोरोफोर, ठीक है। जहाँ से लाइट एमिट होता है उसको क्या बोलता है, फ्लोरोफोर। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस बन जाएगा, ऑप्शन ए क्विनिन सल्फेट, बी ओरामीन, सी ऑल ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस। तो इसके लिए बोथ ए एंड बी बन जाएगा, क्विनिन सल्फेट एंड ओरामीन, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस था, तो और भी इसके बाद और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक छोटा सा करंट अफेयर जो अभी फ़िलहाल चल रहा है इसलिए, ठीक है। तो एक डिजीज़ है, जो डिज़ीज़ का नाम है, आप लोगों ने सुना ही होगा शायद, ब्रेन ईटिंग एमीबा, ठीक है, ब्रेन ईटिंग एमीबा। तो अभी ये करंटली बहुत चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बोल लेती हूँ, ठीक है। इसके लिए ये जो डिज़ीज़ है, ये कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कॉज करता है, तो इसके लिए हो जाएगा एक एमीबा ही है, जिसका नाम हो जाएगा, साइंटिफिक नाम अगर बोले तो ये हो जाएगा नेग्लेरिया फाउलरी, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, ब्रेन में क्या करते हैं ये लोग, मतलब जो इसको क्या बोलते हैं कंडीशन को, PAM, प्राइमरी एमीबिक मेनिंजियोस एन्सेफेलाइटिस, ठीक है। जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है। और जो फर्स्ट केस है अभी जो रिसेंटली चल रहा है, उसके लिए जो फर्स्ट केस है वर्ल्ड में कहाँ पे देखा गया था, साउथ कोरिया में। और अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में पहले कोरिया में देखा गया था, ठीक है। और कोरिया में जिस इंडिविजुअल में देखा गया था उसका अभी डेथ हो चुका है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो अभी चल रहा है, इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट और वीडियो लेके आएंगे MCQ टाइप्स क्वेश्चन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।